अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या बेसिकली, और इसमें इंडिया कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। जो अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, एससीओ उनको सपोर्ट करेगा। एशिया के साथ इंडिया की टॉप लीडरशिप को बैठना चाहिए था, जो कि एससीओ में मोदी ना जाके उसने एक इम्पोर्टेंट सिग्नल दे दिया वेस्ट को। ये झुकाव फील हो रहा है टुवर्ड्स वेस्टर्न ब्लॉक। This are showing some alarms कि this is a political move in Modi का, जो कि थर्ड टर्म में आने के बाद। Indian Prime Minister is a no. India has given the China-led SCO or Shanghai Cooperation Organization a cold shoulder, with Prime Minister Modi skipping the meeting. Prime Minister Narendra Modi is unlikely to attend the Shanghai Cooperation Organization summit in Kazakhstan that is taking place on July 3rd in Astana. एससीओ के मौजूदा इजलास के अंदर क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं, कौन कौन से लीडर उसमें गए हुए थे, ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। इंडिया का मोदी नहीं गया, ये क्या मैसेज दे रहा है। वेस्ट को इससे अच्छा मैसेज मिला है, बुरा मैसेज नहीं मिला। वो अच्छा मैसेज यह है कि हम जो पॉलिटिकल प्लेटफार्म एशिया का है उसमें इंडिया की जो टॉप की लीडरशिप है वो नहीं जा रही, बल्कि जयशंकर को भेजा गया है। तो जयशंकर ने वहाँ पे जो स्पीच की उसके अंदर उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म्स की बात की, ये नहीं कि हमें शामिल किया जाए, छठा मेंबर हमें यूनाइटेड काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत हमें दी जाए, ये दबे लफ्ज़ों में उसने कहा। उसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसन के अंदर और आईटी के अंदर जो अचीवमेंट है वो हम दुनिया से शेयर करना चाहते हैं। जबकि शी जिनपिंग ने वहाँ पे जो अपनी स्पीच की उसमें उसने कहा कि हमें कॉलोनियल पावर्स और जो इंटरफेरेंस करने वाली ताकतें हैं उनसे बचना है। और रशिया ने इस समिट के ऊपर पुतिन ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की कि एससीओ विल बी द बेसिस ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। Выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Появляются и укрепляются новые центры силы и экономического роста. Убеждены, что Шанхайская организация сотрудничества наряду с БРИКС являются основными опорами нарождающегося нового миропорядка. तो ये एक डिफरेंट लीडर्स जो थे दुनिया के अंदर, पुतिन और शी जिनपिंग, इनकी एक केमिस्ट्री मैचिंग नज़र आती है और इनका जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन के अंदर जो कोहेरेंस है वो नज़र आ रही है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या बेसिकली, और इसमें इंडिया कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये डिटेल बड़ी क्रिटिकली एनालिसिस करने वाली बात है। इसके लिए हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो मूव्स हैं उनको भी समझना होगा, और हमें ये भी समझना होगा कि बीजेपी लेड बाय मोदी के वो किस डायरेक्शन में इंडिया को ले जाना चाह रही है। बेसिकली जो ब्रिक्स की मूवमेंट थी ये 2008-9 के अराउंड शुरू हुई थी, 10 के अराउंड। उस वक्त मनमोहन सिंह था उसके फाउंडिंग के अंदर भी, तो ये चली आ रही है। मोदी जब पावर में आया तो ऑलरेडी ब्रिक्स बन चुका था। अब 2019-20 से मोदी को मुसलसल G7 समिट के अंदर इनविट किया जा रहा है और वो जा रहा है। हालांकि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर भी इंडिया है। लेकिन लास्ट जो ब्रिक्स का हुआ है समिट, उसके अंदर मोदी की शमूलियत वाया वीडियो लिंक के ज़रिए थी, फिज़िकली नहीं थी। और अभी जो एससीओ का समिट हुआ है उसके अंदर मोदी नहीं गया बल्कि जयशंकर गया है। तो ये कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि मोदी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो प्लूरलिज्म की बेस के ऊपर होगा, जिसमें पुतिन ने ये कहा था कि हम उन कल्चर्स को वो कल्चर्स, वो रियासतें, वो ग्लोबल सेंटर्स जहाँ पे प्लूरलिज्म की बात हो रही है, जो अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, एससीओ उनको सपोर्ट करेगा। ये नहीं कि दूसरे लफ्ज़ों में कॉलोनियल ताकतों जो कि एक ही ज़बान की उजारादारी है, एक ही कल्चर, एक पॉलिटिकल सिस्टम की हेजमनी है, उसकी बजाय मल्टीपोलरिज्म को प्रमोट करता है। तो अब इंडिया उस मूवमेंट से थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन
अभी जो ही ये एससीओ का समिट हुआ है अभी जुलाई में, इसके फ़ौरन बाद मोदी इसमें तो नहीं गया लेकिन रशिया चला गया है। तो इससे वो क्या मैसेज देना चाह रहा है कि हम दुनिया के अंदर बायलैटरल रिलेशन तो रखना चाह रहे हैं जिसमें इंडिया सेंटर होगा, लेकिन वो नई जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो चाइना रशिया जिसको विजन दे रहे हैं वो उसका साथ नहीं बन रहा। लेकिन अगर वो इसका साथ नहीं बन रहा तो वो क्लियर फिर क्या मैसेज देना चाह रहा है? क्या वो कॉलोनियल ताकतों को सपोर्ट कर रहा है या इंडिया को एज ए सुपर पावर मानना शुरू कर दिया है? इसमें दोनों सतहों पे एनालिसिस ज़रूरी है। अगर तो इंडिया खुद को एक सुपर पावर मान रहा है तो अभी इंडिया एक बिग पावर तो कह सकते हैं बट सुपर पावर नहीं है। डिफेंस के अंदर इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं है, टेक्नोलॉजी के अंदर भी इतना स्ट्रांग नहीं, सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने अच्छी काम किए हैं, मूवीज़ के अंदर भी उन्होंने अच्छा काम किया, ट्रेडिशनल मेडिसिन ये इन चीज़ों में बेहतर है। लेकिन सुपर पावर बनने के लिए आपको सारे स्फीयर्स के अंदर होना है। तो अगर वो अभी अपने आप को सेंटर रख के सारी एक इकदाम कर रहा है तो फिर वो थोड़ी सी स्टूपिडिटी होगी कि एड ऑफ टाइम ये करना चाह रहा है। लेकिन ये मसला ये नहीं कि वो सेल्फ इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रख के, उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे नेशनल इंटरेस्ट की बजाय वेस्टर्न इंटरेस्ट ज़्यादा प्रोटेक्ट हो रहा है। क्योंकि आप एशिया के साथ इंडिया की टॉप लीडरशिप को बैठना चाहिए था, जो कि एससीओ में मोदी ना जाके उसने एक इम्पोर्टेंट सिग्नल दे दिया वेस्ट को, जबकि G7 में जा रहा है। अब G7 इकोनॉमिक ब्लॉक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन तो लेना चाहिए लेकिन स्टिल उसको इधर भी जाना चाहिए था अगर वो एशिया राइज की बात करता है मोदी तो। लेकिन इससे एशिया राइज तो नहीं होगा ना जब एशिया के जो आपस के रिलेशनशिप है, जिस तरह अब इससे जो मैसेज मिला, मैसेज जो दिया इंडिया ने, जो इंडिया मीडिया रो रहा है, पीट रहा है, ढोल पीट रहा है कि मोदी ने चाइना को मैसेज दिया एससीओ में ना जाके। भाई चाइना को कैसे मैसेज मिला एससीओ में ना जाके? ये बायलैटरल रिलेशन फोरम तो नहीं था ना एससीओ, ये तो एक किस्म की एक पॉलिटिकल मूवमेंट है अगेंस्ट दी वेस्टर्न, और उसका खुल के इजहार भी वो कर रहे हैं। तो अगर आप एशिया को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको एससीओ में जाना चाहिए था। अब एससीओ में ना जाके मोदी ने एक नया मैसेज दे दिया है वेस्ट को। ये झुकाव फील हो रहा है टुवर्ड्स वेस्टर्न ब्लॉक। इसका इंडिकेशन एक और तरफ से भी आ रहा है कि जो वो बोर है वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव और एक और अल्टरनेट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ठीक है, जो रशिया से ईरान के ज़रिए होता हुआ हिंदुस्तान तक आता है। एक रशिया ने एक और रूट प्रपोज किया जिसको आर्कटिक सिल्क रोड कहते हैं। अब ये आर्कटिक सिल्क रोड क्या है? ये जो हम कहते हैं ना गर्म पानी, एक तो ये गर्म पानी है ना साउथ ओशन जो इंडियन ओशन है और आगे अफ्रीका के नीचे ओशन है, ठीक है, आगे इधर आसियान कंट्रीज़ है। दूसरा ओशन है जो रशिया के साथ लगता है जो कि फ्रोज़न रहता है सर्दियों के अंदर। अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये जो आर्कटिक ओशन है ये गर्मियों में अच्छा खासा पिघल जाता है और समर में काफ़ी हद तक इसमें ट्रेड पॉसिबल अब हो चुकी है। तो अब रशिया और चाइना इस पे एग्री कर चुके हैं कि आर्कटिक सिल्क रोड के नाम से। अब इसमें सिल्क जो है वो बेसिकली चाइना की इंडिकेट करती है और आर्कटिक रशिया। तो आर्कटिक सिल्क रोड जो है वो जो यूरोप से शुरू होगा और पूरे रशिया को कवर करते हुए व्लादिवोस्टोक और जापान को कवर करते हुए साउथ कोरिया को कवर करते हुए चाइना के साथ होगा। तो अब इसकी एक्सटेंशन आगे वो बोर थी जो कि साउथ ओशन के अंदर होता हुआ इंडिया को क्रॉस करते अफ्रीका को टच करेगा और गल्फ को क्रॉस करते हुए स्वीज कनाल क्रॉस करते यूरोप की तरफ। तो ये एक कंप्लीट जो ट्रेड रूट है जो पूरे एशिया और यूरोप और साउथ एशिया और अफ्रीका को टच करते हुए। तो ये एक विजन है इस और इसमें ये तो सी रूट हो गया। अब इसका जो दूसरा लैंड रूट है वो ओबोर है जो कि चाइना से होता हुआ सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से तुर्की और यूरोप की तरफ जाएगा और या पाकिस्तान से होता हुआ गल्फ और यूरोप की तरफ जाएगा। तो ये एक है। अब इसमें इंडिया कहाँ फिट बैठ रहा है? इंडिया की चाइना से रेवलरी बज़ाहिर तो उसको बॉर्डर डिस्प्यूट बनाया गया, लेकिन वो बॉर्डर डिस्प्यूट से के इन ट्रेड रूट्स के ऊपर इंडिया आर्कटिक ट्रेड रूट के ऊपर साइन नहीं कर रहा, डिस्पाइट रशिया ने उसको कई दफ़ा कहा है। तो इससे बायलैटरल रिलेशन भी स्ट्रेंथन नहीं होगा। अभी मोदी गया है तो इंडिया ने वहाँ पे न्यूक्लियर डील तो की है और न्यूक्लियर डील में इंडिया ने उनको कुछ नहीं देना। बेसिकली इंडिया जो रोज एटम है जो रशियन टेक्नोलॉजी का न्यूक्लियर कंपनी है, बहुत एडवांस लेवल की कंपनी है दुनिया के अंदर।
तो वो काफ़ी मैच्योर हैं उनके न्यूक्लियर प्लांट। अब एक न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है न्यूक्लियर के अंदर जिसको कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो बेसिकली छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो 150 से 300 मेगावाट तक की बिजली बनाएंगे। तो इसमें जो यूरेनियम चोरी या बम बनाने का ख़दशा नहीं है और ये किसी छोटे शहर के अंदर भी लग सकते हैं। तो शहरों को गर्म करने में, गर्म पानी देने में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये एक नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को भी ये वो बेसिकली वो लेना चाह रहा है। तो रशिया को इसमें टेंशन नहीं होगी, वो उसने चीज़ें बेचनी है तो बेच देगा। लेकिन जो पॉलिटिकली अलाइन नहीं हो रहा चाइना पूरे इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, बल्कि वो इसको साइन नहीं अगर करेगा तो क्लियर मैसेज होगा। एक मैसेज तो उसने ये दे दिया कि G7 या ब्रिक्स के अंदर वो थोड़ा सुस्त उसने प्रोसेस कर दिया। तो अगर ये हो जाएगा तो ये फिर खुल के चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर डेफिनेटली इंडिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, ये उसको सपोर्ट करता है। अब इस इंडिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, जो प्लूरलिज्म की बेस के ऊपर है, जो कॉलोनियलिज्म की बेस के ऊपर है, उसके एक और एविडेंस ये है कि अभी रशिया अभी रिसेंट 3-4 दिन पहले USA हाउस पार्लियामेंट ने कांग्रेस ने एक बिल पास किया है जिसको कहते हैं चाइना तिब्बत रेजोल्यूशन एक्ट। अब उस एक्ट के पास करने के बाद जो नैन्सी पेलोसी है, उनकी सेनेटर है, वो इंडिया आई है। बेसिकली वो दलाई लामा से मिली है। वहाँ पे दलाई लामा धर्मशाला उसका वहाँ पे चूँकि दलाई लामा बेसिकली तिब्बत का है, तो जब तिब्बत के ऊपर चाइनीज़ कंट्रोल हुआ तो वो इधर आ गया था। तब से वो एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल है दलाई लामा की इंडिया के अंदर, धर्मशाला के अंदर। तो वो नैन्सी पेलोसी उससे मिली है और उसको बड़ा जप्फी शप्फी डाली है और उसके बाद वो मोदी ने उसको बड़ा खाना शाना खिलाया है। तो जो डिप्लोमेटिक हल्के हैं, दिस आर शोइंग सम अलार्म्स कि दिस इज़ अ पॉलिटिकल मूव मोदी का, जो कि थर्ड टर्म में आने के बाद हुआ है। और ये पॉलिटिकल मूव जो है ये ठीक नहीं है। मतलब जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको बढ़ाया जा रहा है, यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट को बहाना बना के जो आपस में रिलेशनशिप है वो ख़राब की जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान माजी में करता था कि कश्मीर के इशू को बहाना बना के जो वेस्टर्न इंटरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट करता था, कश्मीर में अटैक करवा के और इंडिया से रिलेशनशिप ना रख के। तो बेसिकली वही कॉलोनियल माइंडसेट अब इंडिया के अंदर फील होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो रिलेशनशिप मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं ये तो कॉलोनियल दौर से चले ही आ रहे हैं ना। तो अब इसकी बेस के ऊपर आप इसको बढ़ावा दें और नेशंस की आपस में जो ग्लोबल इंटरेस्ट है एशिया का और ग्लोबल इंटरेस्ट है जो इन कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट, उसके रास्ते में आप रुकावट बना शुरू कर दें और उसमें ये बहाना करें कि हम इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। इस पे इंडिया के अंदर अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। मसलन ये आप इसको सुनिए, ये प्रवीण एक बड़ा अच्छा एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, मिलिट्री रिटायर्ड पर्सन है ये आदमी, पता नहीं मेजर या शायद कर्नल रिटायर्ड हुआ। इसने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। इसने ये क्लियरली बताया है कि दिस इज़ द इंडिकेशन। There are 3 routes which are being spoken of. 3 routes. What are the 3 routes? One is the international north-south trade corridor, then the Chennai-Vladivostok route, and then the North Sea route, which is opening up in the Arctic Ocean, which connects the Pacific with the Atlantic. This is the shortest route. Now, India wants to be part of that, but it is not willing to sign the logistic agreement. Why? That is the key thing. That means India is not willing, while it wants a bilateral relationship with Russia, it is not willing to go whole hog and be part of the vision, a new vision, where the Chinese and the Russians are there. I'll just come to this in a while. दिस इज़ द इंडिकेशन कि ये अनबैलेंस्ड है। उसने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिविलाइज वे में कहा है कि ये पॉलिसी मेकर्स जो न्यू दिल्ली के अंदर हैं, जो डिप्लोमेट हैं, वो इसको चीज़ को क्यों नहीं रियलाइज़ कर ले कि ये साइन क्यों नहीं कर रहा है आर्कटिक डील के ऊपर। हालांकि उसमें तो कोई इशू नहीं है ना, मतलब वो तो रशिया और इंडिया का है, तो वो नहीं कर रहा है। तो दूसरी तरफ अभी SCO के अंदर जो स्पीच थी जयशंकर की, मुलाजा फरमाइए। Speaking of challenges, terrorism would surely rank foremost for many of us. The truth is that it continues to be used by nations as a tool of destabilization.
We have had our own experiences with cross-border terrorism. Let us be clear that terrorism in any form or manifestation cannot be justified or condoned. Harboring terrorists must be strongly condemned. Cross-border terrorism requires a decisive response, and terrorism finance and recruitment must be effectively countered. The SCO must never waver in its commitment. We cannot have double standards in this regard. अब इस स्पीच के अंदर आप देखेंगे कि जयशंकर पुरानी बातें कर रहा है, वो टेररिज्म ना करें। अभी टेररिज्म तो होती थी अमेरिकन इशारों पे, ठीक है। तो पाकिस्तान में टेररिज्म वो होती थी, वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हुई वो उसको अमेरिका ने जहाद किया, फिर ये जो फ़ौज पाकिस्तान के गले पड़ी, अब उसको इंगेज करने के लिए कुछ उन्होंने किया कश्मीर में। अब वो चीज़ें तकरीबन काफ़ी हद तक कश्मीर पॉलिसी, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान कुछ करता था, वो काफ़ी हद तक बैक फुट पे चली गई। अब उसको इस वक्त पीटना ये समझ लें कि एक इन द पास्ट है। इसका मतलब है कि इंडिया पास्ट में रह रहा है, जयशंकर ये मोदी भी पास्ट में वो रह रहे हैं, या उनकी ये ठीक नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जो अप्रोच अडॉप्ट की वो SCO में भी शामिल हुआ है, ब्रिक्स में भी वो ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान कंसिस्टेंसी नहीं है। अब पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके अंदर डेफिनेटली पॉलिटिकल लीडरशिप का तो वैक्यूम है। तो जो पाकिस्तान की पॉलिसियाँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बनती हैं, उसके अंदर वो कैसे बनती हैं वो अभी तक एक ब्लैक होल है पाकिस्तानियों के लिए भी। काफ़ी हद तक हमें पॉलिटिकली तो समझ आ रही है, लेकिन उसको टेक्निकली वो ब्लैक होल है, ठीक है। तो पाकिस्तान एक तरफ मतलब इसमें साइन शो कर रहा है कि हम एशिया की तरफ जाएंगे। जो रशिया ने पाकिस्तान को इनवाइट किया है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर, उसमें भी पाकिस्तान के जो रशिया एम्बेसडर थे उसने वेलकम किया कि हम शामिल होंगे। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रशिया से शुरू होकर इंडिया तक आएगा वाया ईरान, तो इसमें हम शामिल होंगे। मुशाहिद हुसैन ये व्लादिवोस्टोक भी गया था। तो पाकिस्तान मतलब शो कर रहा है साइन कि हम इंडिया एशिया की तरफ मतलब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर नई ताकतों के साथ चलने की कोशिश करेंगे। हाँ, पाकिस्तान की जो दाखिला पॉलिसी हैं वो अवाम के हक़ में नहीं है, वो एक एलीट को सपोर्ट करती हैं इसमें डेफिनेटली। लेकिन खारजा पॉलिसी में भी अगर ये जो साइन पाकिस्तान शो कर रहा है, तो अगर इस पर कंसिस्टेंसी होती है तो एक हेल्दी स्टेप होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले साल तेल लिया था रशिया से, फिर नहीं लिया। क्यों? वो कहा कि हमारी रिफाइनरियों के साथ अलाइन नहीं हो रहा। तो अब वो अलाइन नहीं हो रहा तो अलाइन करें ना भाई, नई रिफाइनरी बना लें अगर आप सही हैं, अगर वाकई टेक्निकली ऐसा है। लेकिन अगर ये किसी प्रेशर में आके फिर बैक स्टेप लिया जा रहा है, तो पाकिस्तान को अपना ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। पाकिस्तान अभी ट्रस्ट वर्दी इसकी पॉलिसी नहीं है, जबकि इंडिया जो कंसिस्टेंटली इन इनिशिएटिव से फील हो रहा है बैक फुट पे जाना शुरू हो गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के जिससे इंडिकेट होता है कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ रिलेशनशिप को ना ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रहा है इंटेंशनली। उसमें कि जब कोविड के बाद जो फ़्लाइट्स थी चाइना और इंडिया के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट, वो अभी तक बहाल नहीं हुई हैं। डिस्पाइट कि चाइना ने काफ़ी दफ़ा कहा भी है कि आप फ़्लाइट्स को बहाल करें, लेकिन वो बहाल नहीं हुई। इंडिया की तरफ से आ रहा है कि वो बहाल नहीं होंगी, अभी तक वो रिग्रेट वो कर रहे हैं। तो ये सारे इवेंट्स शो कर रहे हैं कि वो बॉर्डर डिस्प्यूट तो बहाना है, लेकिन कुछ और दाल में काला काला है। लेकिन क्या साउथ एशिया के अंदर सारे कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश ऐसा नहीं कर रहा। बांग्लादेश चाइना के साथ बड़ी अच्छी डील कर रहा है और बांग्लादेश की इकॉनमी इंडिया से भी आगे जा रही है। साइज़ बेशक इंडिया की इकॉनमी का चूँकि बड़ा कंट्री है ज़्यादा है, लेकिन बांग्लादेश की इकॉनमी $1 ट्रिलियन में 5-7 साल 10 साल तक प्रिडिक्टेड है कि चली जाएगी। अभी तक वो 400 बिलियन के अराउंड उनकी इकॉनमी मूव कर रही है। तो वो IB थी शेख हसीना वाजिद, ठीक है। और चाइना के ने तकरीबन $23 बिलियन उनकी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं। इसके अलावा लोन्स और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने में अलग है कि मार्केट एक्सेस वो अलग से दे रहे हैं हम। तो बांग्लादेश लग रहा है कि पूरे साउथ एशिया में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और एशियाटिक फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारे मुफक्किरीन का मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ, इन्होंने 1922 में एक एशियाटिक फेडरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर कॉलोनियलिज्म का रास्ता रोकना है तो एशियाटिक फेडरेशन की तरफ आओ। तो आज वो कॉन्सेप्ट, उसके अंदर बांग्लादेश तो अपना रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान तो रिलायबल नहीं है, बट इंडिया थोड़ा सा उसमें पीछे खिसकता हुआ नज़र आ रहा है।
लेकिन अपने टांग अड़ाई भी हुई है इंडिया ने, हर फोरम के अंदर शामिल है, क्योंकि जब तक कांग्रेस थी तब तक तो बड़ा कॉन्फिडेंस था कि वाकई इंडिया में एक एंटी कलोनियल माइंडसेट रखता है। लेकिन मोदी और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो सरमायादाराना असूलों पे, पॉपुलिज्म के असूलों पे, कैपिटलिस्टिक असूलों पे है, और रिलीजियस हेट्रेड है। वो ख़ास मजहबी नहीं, इस्लाम से ख़ास से नफ़रत रखते हैं, और मुसलमानों से भी डेफिनेटली उनके एजेंडे के अंदर, उनकी पॉलिसीज़ के अंदर रिफ्लेक्ट होता है अभी तक। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि वो अपना पॉलिटिकल जो आइडियलिज़म है वो कहीं ना कहीं वेस्ट के अंदर ढूंढते हैं, और फिर वो और ये सारे आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट और ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि कहीं ना कहीं झुकाव बदलता जा रहा है इंडिया के। लेकिन चूँकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें बहुत बड़े पावर सेंटर्स हैं, बहुत इकोनॉमिक सेंटर्स भी हैं, तो ये करना आसान नहीं होगा मोदी के लिए। लेकिन बड़ी कामों के लिए फिर बड़े टैक्टफुली करना होगा। इसलिए वो ये व्यू इंडियन मीडिया, स्पेशली जो मोदी मीडिया वो प्रेजेंट कर रहा है कि हम तो चाइना के अगेंस्ट इसलिए कि चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट तो 62 से चल रहा है ना, लेकिन कॉलोनियल माइंडसेट इंडिया में एग्जिस्ट करता था टिल मोदी आने तक। अभी जो, और इसलिए उसको एससीओ का मेंबर भी वो बना, और ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर भी कांग्रेस ने उसको बनवाया था। तो अब आगे फ्यूचर क्या होगा ये तो हालात ही बताएंगे, लेकिन जो अभी जो मूव्स लिए हैं और वो ठीक नहीं है। मतलब उनके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन वो जो पिछला हिस्टोरिकली एशिया का एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा था, एशियाटिक फेडरेशन का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, उसके अगेंस्ट है। इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी कुछ और सिग्नल्स भी आते हैं कि इंडिया, अब ये एक तासर दिया जा रहा है कि हम यूएसए ने क्या किया है कि वो चाइना से, वो कहते हैं चाइना की सारी सप्लाई चेन को डिसरप्ट करेंगे, लेकिन अभी इतना जल्दी ये पॉसिबल नहीं है। यूएसए के अपने जो फिलोसफर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक्स हैं, वो कह रहे हैं कि सप्लाई चेन्स को इतना आसानी से आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूएसए के जो पावर हाउस के अंदर पॉलिसी मेकर्स हैं वो टैरिफ्स लगा रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। और रिएक्शन में चाइना ने भी लगाया, क्योंकि चाइना इज़ नॉट डिपेंडेंट एनी मोर ऑन वेस्टर्न कंपनीज विच आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स इन द चाइना। तो चाइना हैज़ बिकम सेल्फ सफिशेंट, कि चाइनीज़ खुद नेशनल्स जो बिलीव इन चाइनीज़ ड्रीम, तो वो खुद प्रोडक्शन के अंदर मूड में है, तो इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यूएस कंसिस्टेंटली इंडिया को ये लॉलीपॉप दे रहा है कि जो भी चाइना से हमारी प्रोडक्शन फैक्ट्रियाँ क्लोज होंगी वो हम इंडिया में लगाएंगे। तो एप्पल ने उधर लगाई भी है, तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप भी हुए हैं और कुछ लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है। तो इंडिया शायद मे बी नेशनल इंटरेस्ट में मोदी, उसका ये विजन हो कि जो चाइनीज़ प्रोडक्शन से निकलेंगी चीज़ें, कंपनियां वेस्टर्न, वो इंडिया में लगाएंगी। तो अच्छी बात है, लगाएं, इससे हमारा साउथ एशिया तरक्की करेगा। लेकिन हु विल कंट्रोल दिस, क्योंकि चाइना ने तो बड़ा स्ट्रिक्टली इनके ऊपर सिस्टम बनाया हुआ था और इनको पर नहीं मारने दिया कि उस सिस्टम को चैलेंज करें, ये सिस्टम के अंदर अपना इन्फ्लुएंस करें, अपना काम करें, बिजनेस करें, पैसा कमाया जाए। लेकिन किस हद तक ये कंपनियां अगर इंडिया में बिजनेस करती हैं तो वो इन पॉलिसीज़ पे इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि इंडिया इट्स एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है। तो दिस विल टेल द फ्यूचर। अनदर इंडिकेटर के इस वक्त इंडिया जो है वो अपने मिसाइल फिलिपीन को सप्लाई कर रहा है, ये एक पॉलिटिकल मूव है। अब फिलिपीन इटसेल्फ एक वैसल स्टेट है, एक कठपुतली मुल्क है अमेरिका का, पूरी दुनिया जानती है, और अपने लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान अपने मुल्क के लोगों के लिए दाखिली तौर पे इंतहाई भयानक हो चुका है, इस तरह फिलिपीन, पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत अच्छा है। फिलिपीन की जो सिस्टम है वो अपने लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सारा कॉलोनियल पावर्स को सपोर्ट करता है। तो कॉलोनियल जो फिलिपीन की फोर्सेस हैं उसको इंडियन आर्मी जो है वो मिसाइल बेचेगी। तो ये इंडिया को एक उसकी डोमेस्टिक, उसकी डिफेंस प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए एक मूव है, तो ये शो कर रहा है। तो इससे इंडिया को फ़ायदा तो होगा, लेकिन ये वही कि वो टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स दी वेस्टर्न। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है। अच्छा, पाकिस्तान क्या टुवर्ड्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो रशिया चाइना लेड उस तरफ टिल्ट हो रहा है, उसका इंडिकेशन ये है कि पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के दरमियान जो तिजारत है वो कुछ बहाल हुई है, कुछ फ़्लाइट्स भी बहाल हुई हैं।
फिर ये JF-17 की ट्रेड डील की बात भी हो रही है, शायद उज़्बेकिस्तान का वो प्रेसिडेंट या कोई उनका हाई ऑफिशियल आया हुआ है। तो ये पाकिस्तान टूवर्ड्स इधर टिल्ट होने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर बेस बना के चाइनीज़ जो है यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट करके आगे अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करने की बात। तो ये पाकिस्तान अब मतलब टूवर्ड्स एशिया फील हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो बंदरगाह है ग्वादर वो अमेरिकन को भी दी है, ये भी एक फैक्ट है। तो द थिंग्स आर प्लेइंग कि और पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा, इसका क्या फ्यूचर, इसकी फॉरेन पॉलिसी होगा, इसमें डोमिनेंस हमें थोड़ी सी ऐसे 50 से 50 55 60% टूवर्ड एशिया फील हो रही है, गट फीलिंग है। लेकिन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शायद कभी 50%, मतलब वो इसको आप वे नहीं कर सकते हैं, आप इसको स्टेप्स देखना होगा हमें। फाइनली हम बात करेंगे कि क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक रियलिटी बनने जा रहा है कि नहीं। तो इसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत विलिंगली ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका के अंदर कॉलोनियल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत सारे में मार्शल लॉज भी लगे हैं और अफ्रीकन लोग जो हैं वो टूवर्ड्स रशिया जाना चाह रहे हैं। रशिया ने जो समिट्स बुलाए हैं उसमें बहुत ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ आए हैं, ठीक है। तो इसलिए और तुर्की जो है जिसकी यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप कई सालों से उसको नहीं दी जा रही, अब वो ब्रिक्स समिट्स में आना शुरू हुआ है, SCO में भी वो आया था। तो अब यूरोप वाले मिन्नतें करना शुरू हो गए हैं, इंगे दोबारा आ जाए आपकी करते हैं हम यूरोप। तो लेकिन अब तुर्की ने थोड़ा सा नखरा दिखाना शुरू कर दिया है। इस तरह सऊदी अरेबिया ने भी एक्सेप्ट नहीं किया ब्रिक्स की मेंबरशिप, लेकिन डिक्लाइन भी अभी तक नहीं किया। सिर्फ एक कंट्री अर्जेंटीना ने डिक्लाइन किया है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वो थिंकिंग कर रहे हैं या माइंड बना रहे हैं या वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। स्पेशली सऊदीज़ तो लग रहा है वक्त को ज़्यादा सियाने हैं ये, तो ये वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ईरान ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं ब्रिक्स को। तो द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। और फिर ये जो ब्लॉक है न्यू, इसके अंदर चाइना स्पेशली इसमें प्रोडक्शन बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, प्रोडक्शन बड़ी कंसिस्टेंट है। तो वेस्ट की तरफ से जो उनकी प्रोडक्शन नहीं है, उनकी इकॉनमी सिर्फ अब डॉलर के ऊपर या जंगी इकॉनमी के ऊपर है, तो प्रोडक्शन उनकी वीक है। तो दुनिया के देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, ना मैन पावर है। तो चाइनीज़ के पास चूँकि मैन पावर भी है और वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए फील हो रहा है कि दुनिया भी इनकी तरफ झुकाव करेगी, क्योंकि दुनिया अब अगले फेज़ में जाना चाह रही है। तो लेट्स सी कि हमारा रीजन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, क्योंकि ये बड़े इस रीजन के प्लेयर्स हैं, तो ये सेंसिबली प्ले करें। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।